नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और आज प्राइम डिबेट में बात होगी जींद में जीत की जंग की। किस तरह से सभी पार्टियां जीत के लिए तड़प रही हैं, किस तरह से माहौल बनाया जा रहा है और जीत के लिए जुबानी जंग भी शुरू हो चली है। हर कोई अपना अपना दांव लगा रहा है और हरियाणा के हार्ड पर विजय पाने के सपने देख रहा है। हरियाणा के हार्ड जींद में चुनावी संग्राम छिड़ चुका है और सभी पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव से पहले सभी पार्टियों का ये एक छोटा सा टेस्ट है। ये जीत सभी पार्टियों के लिए बेहद जरूरी है और इसीलिए तैयारियों में कोई कसर न रह जाए, इसका खास तौर पर ध्यान भी रखा जा रहा है। चुनावों से हरियाणा के समीकरण बदल भी सकते हैं और ये भी दिखा सकते हैं कि कौन पार्टी इस वक्त कितनी मजबूत है। जरा रिपोर्ट देखिए। जींद की जंग के लिए सियासी बिसात बिछ चुकी है। शतरंज की चाल चली जा रही है। हरियाणा में नए साल में घमासान देखने को मिल रहा है। जींद उपचुनाव के लिए बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियां मैदान में कूद चुकी हैं। जींद हलके की जीत का दावा हर पार्टी कर रही है। जींद में जीत जरूरी है और जीतना हर पार्टी की मजबूरी भी, क्योंकि हरियाणा के हार्ट को हर कोई जीतना चाहता है। बीजेपी सत्ता में है और जाटलैंड पर जीत दर्ज करने का सपना देख रही है। 12 बार हुए विधानसभा चुनावों में कभी भी जींद में कमल खिला ही नहीं। इसीलिए बीजेपी के लिए हरियाणा के हार्ट को जीतने की चुनौती है। जींद उपचुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां हैं। संगठनात्मक दृष्टि से वहां काफ़ी दिन से पार्टी का काम हमने आगे बढ़ाया है और कल शाम 5 बजे दिल्ली में हम चुनाव समिति की बैठक करेंगे और इस चुनाव समिति की बैठक में संभावित उम्मीदवारों की चर्चा की जाएगी और बहुत जल्दी ही हम जींद उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार का फैसला कर देंगे। वहीं कांग्रेस भी जींद में जीत दर्ज करने की बड़ी लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार करना चाहती है। जींद सीट 5 बार कांग्रेस की झोली में गई है। इस सीट पर कांग्रेस के प्रभाव का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जींद सीट को कांग्रेस नेता मांगेराम गुप्ता के नाम से भी जाना जाता है। वो यहाँ से 4 बार जीते और 4 बार हारे। अब पार्टी में गुटबाजी किसी से छिपी नहीं। टिकट बंटवारे में किस खेमे की चलेगी, इसका भी असर होगा, लेकिन कांग्रेस भी जीत का दावा कर रही है। उपचुनाव में कांग्रेस की जीत, अगला विधायक जींद का कांग्रेस का होगा और पूरी तैयारी हमारी है। हम प्रक्रिया जो संगठन की होती है उम्मीदवार चयन की, वो हमने शुरू कर दी है। तो मैं समझता हूँ कि सारे साथी मिलकर के 28 तारीख तक वहीं लगेंगे और सरकार को खुली चुनौती है। इनेलो भी जींद उपचुनाव में जीत का दम भर रही है। इस सीट पर इनेलो का काफी प्रभाव रहा है। इनेलो ने यहां से 4 बार जीत दर्ज की है। इनेलो विधायक के निधन के बाद ही ये सीट खाली हुई। अब इस सीट को इनेलो के लिए दोबारा हासिल करना किसी चुनौती से कम नहीं, क्योंकि इनेलो के 2 फाड़ होने से पार्टी को नुकसान जरूर होगा। जींद उपचुनाव के लिए दुष्यंत चौटाला की नई नवेली पार्टी जेजेपी ने भी ताल ठोक दी है। दुष्यंत चौटाला ने तो यहां तक कह दिया कि ये उपचुनाव 2019 की रूपरेखा तय करेगा और उनके प्रदेश अध्यक्ष ने साफ साफ बोला है कि जींद की जीत जेजेपी के लिए गेटवे ऑफ हरियाणा साबित होगी। कि हमारी ओर से उम्मीदवार जरूर रखा जाएगा जो कि 2019 के चुनावी संग्राम की रूपरेखा और नींव को तय करने का काम करेगा। तो प्यार आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी को हरियाणा की जनता दे रही है। हम ये चुनाव जीत करके ये हमारे लिए गेटवे ऑफ हरियाणा साबित हो। वहीं बीजेपी के बागी नेता राजकुमार सैनी ने दूसरी पार्टियों से 2 कदम आगे निकलते हुए उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी कर दिया। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ने विनोद आसरी को प्रत्याशी बनाया है और जीत का दावा किया जा रहा है। किसी भी पार्टी से चुनौती नहीं है और आप देखिए हमारी पार्टी पूरे जोर शोर से पूरे दमखम से
अपना इलेक्शन लड़ेगी। और मैं आपको भगवान की दुआ से आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी बहुत ज़्यादा मार्जिन से जीतेगी। दावे तो हर कोई जीत के ही कर रहा है, लेकिन किसी की भी राह आसान नहीं होने वाली। हालांकि जींद की जंग जो भी जीतेगा 2019 में उसकी राह आसान जरूर हो जाएगी। हरियाणा के हार्ट को जीतना इतना आसान भी नहीं, क्योंकि किसी के भी दिल को जीतना बेहद मुश्किल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी, और इसीलिए इसको जीत की जंग कहा जा रहा है, क्योंकि बात दिल की है। और दिल तक कौन उतरता है, आखिर जनता के दिल तक कौन उतरता है, कौन सी पार्टी उतरती है, ये भी देखना है। चलिए, खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्योंकि चर्चा बेहद दिलचस्प होने जा रही है। और जिस तरीके से जींद उपचुनाव को लेकर फिलहाल राजनीतिक माहौल जींद के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर बन रहा है, उसको लेकर समझना भी है कि आखिर जींद का समीकरण क्या कहता है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता राष्ट्र कुमार दहिया जी कार्यक्रम में हैं। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से प्रवक्ता प्रदीप भोड़ा जी हमारे साथ हैं, और इंडियन नेशनल लोकदल से नेता सुखबीर तंवर जी हमारे साथ हैं कार्यक्रम में। जेजेपी से प्रवक्ता प्रदीप देशवाल जी हैं। सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और जरा सबसे पहले राष्ट्र कुमार दहिया जी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने अभी तक जींद के अंदर जाटलैंड में अपना खाता नहीं खोला है, तो क्या इस बार कोई ऐसा करिश्मा, क्योंकि आपके किसी भी नेता का इंटरव्यू देख लीजिए, वही कह रहे हैं कि इस बार तो जींद तो हम ही फतेह कर देंगे, जी जीत तो हम ही जीत के दिखाएंगे। तो ऐसा क्या करिश्मा करने जा रहे हैं इस बार? देखिए, ये जो जींद का चुनाव है, ये ठीक है, जनता जनार्दन है, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को और इस चुनाव समर में उतर के जीतने का दावा क्यों करती है। एक तो ये कि हमने जो अब तक की जो सरकार चलाई है, उसको जो काम हमने किए हैं, सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक, जो नई नई विकास की राह हमने लोगों को दिखाई है, पारदर्शिता, ईमानदारी, इन सब बातों को लेकर जनता के जहन में एक बात आई है कि कोई एक सरकार बनी है प्रदेश में जो दूसरी सरकारों से डिफरेंट ऑफ दी अदर, जो एक लोकतंत्र की परिभाषा, लोकतंत्र का मूल चूल मंत्र को लेकर जनता के बीच में गई है। और उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि हरियाणा में अभी निगम के जो चुनाव हुए, किस तरह साफ तरह से लोगों ने अपना मोहर, अपना विश्वास, तो आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम का खेल है जी, ईवीएम ने आपको जीत दिला दी। मैं उसका भी जवाब दूंगा। ठीक, बिल्कुल, जिस तरह से लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया है और जिस तरह से उन्होंने अपना विश्वास भारतीय जनता पार्टी में जाहिर किया है, निश्चित रूप से ये एक ऐसी चीज बताता है, ऐसी दर्शाता है कि आने वाला चुनाव भारतीय जनता पार्टी के जीत का भारतीय जनता पार्टी के हक में है। आपने कहा अभी ईटीएम की मशीन, ये तो कांग्रेस का तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके हक में आ जाए तो उनका अच्छा लगेगा, अगर नहीं आए तो उस पर हम कोई प्रदर्शन करेंगे, विरोध करेंगे। इस तरह ही जो अब 3 राज्यों में चुनाव हुए, उनमें भी टीम ठीक थी, यहाँ टीम खराब होगी। इस तरह की बेकार की बात लोकतंत्र में, ईवीएम मशीन को लेकर बार बार सवाल उठाना, और हाल ही में जो 3 राज्यों के अंदर जीत दर्ज की, तब भी सवाल उठाया था। वही मैं बोल रहा हूँ। तो वहां के परिणाम भी फिर आप उनको भी नकारो ना। दूसरी बात यह कि हमने जींद में, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जींद में हमने जो विकास कराया है, जो सबका साथ सबका विकास का जो हमारा नारा था, उसके जब प्रधानमंत्री योजना के तहत हमने जींद में किसान योजना हो, चाहे सब लाभार्थी योजना हो, कौन कैंडिडेट, बहुत सारे नाम चर्चा में चल रहे हैं, लेकिन मैं तो पहले बता रहा हूँ कि हमने किसानों को क्या क्या सौगात वहां दी है। लेकिन क्या लग रहा है कुछ तो अभी देखिए, ये हमारे पार्टी का एक पैनल है, ये सब लोकतंत्र पार्टी में, हमारी भी नहीं, सब में है उनका। अच्छा, कृष्ण मिड्डा जी का नाम चल रहा है कुछ, तो क्या वजह थी इनेलो छोड़कर वो बीजेपी में आना? कहा यह जा रहा है कि शायद टिकट उनको दी जाएगी, इसीलिए उनका। देखिए बंधुवर, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ, पार्टी की लाइन पे बोलना मुझे अच्छा लगता है, पार्टी की बात करना अच्छा लगता है। ये जो आप बातें कर रहे हैं, ठीक है, आपका अधिकार है पूछने का, लेकिन पार्टी का एक अपना पार्लियामेंट बोर्ड है, एक अपना चुनाव समिति है, वो तय करेंगे, जिसका भी तय होगा, मिड्डा का हो या किसी का भी हो, जो पार्टी में 3-4 नाम संभावित जाते हैं पैनल में, उनमें जो पार्टी तय करेगी पारदर्शिता, वही हमारा उम्मीदवार होगा। चलिए, और हमारा उम्मीदवार कमल का फूल है, उम्मीदवार जो भी है। ठीक है। प्रदीप जी, क्योंकि ऐप लॉन्च की गई है हाल ही में आपकी, और उस ऐप के जरिए आप कह रहे हैं कि आप जनता को कनेक्ट करेंगे, और जनता को कनेक्ट करके इस चुनाव के अंदर सीधे तौर पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जरा टेक्निकल चीज समझाइए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अभी तक पार्टी सिंबल अभी डिसाइड नहीं है, तो कैसे आप डायरेक्ट चुनाव में हैं?
देखिए, इस देश के प्रत्येक नागरिक को चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। हमारे पास सिंबल जरूर मिलेगा, परंतु उसमें एक मिनिमम जो टाइम पीरियड होता है वो भी पूरा नहीं हुआ है, तो हम अपना कैंडिडेट उतारेंगे। और पहले भी ऐसा हुआ है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, पहले भी इस देश की राजनीति में कई ऐसे उदाहरण हैं। मैं अगर एक एक उदाहरण गिनवाने लगूंगा तो आपका और मेरा दोनों का जनता का समझ आया होगा, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ, डायरेक्ट कैंडिडेट उतारेंगे। और दुष्यंत चौटाला जी की जो लहर चल रही है हरियाणा प्रदेश में, नहीं, गेटवे ऑफ हरियाणा आप इस इलेक्शन को मानकर चल रहे हैं, तो क्या आपकी तैयारी है, क्या आपकी तैयारी क्या है? आप गेटवे ऑफ हरियाणा इस इलेक्शन को मानकर चल रहे हैं, 2019 के लिए बिल्कुल आप इस चुनाव से बजा रहे हैं। इससे पहले आपने कहा था वैसे एमसीडी उसके निगम के इलेक्शन के लिए, तो उसके लिए हालांकि कुछ तकनीकी जो परेशानी थी वो आई थी, लेकिन उस वजह से नहीं उतरे थे, लेकिन अब इसको आप फाइनल मान रहे हैं। उस समय हमारी पार्टी का नाम फाइनल नहीं हुआ था, न नाम था न सिंबल था, परंतु अब हमारी पार्टी का नाम डिसाइड हो चुका है, जननायक जनता पार्टी, जो चौधरी देवीलाल जी की नीतियों पर चलेगी। और दुष्यंत चौटाला जी हमारे जो युवा नेता हैं, कुशल नेतृत्व देकर एक राष्ट्र स्तर पर एक उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। दुष्यंत चौटाला जी के नाम पर विकास के दम पर मैं कहता हूं जो एक विजन हम जनता के बीच में पेश कर रहे हैं, लेकिन उस किले को कैसे भेदेंगे, उस किले को कैसे भेदेंगे जिसको ये बार बार कहा जाता है कि जींद इस वक्त इनेलो का गढ़ बन चुका है, उस किले को कैसे भेदेंगे? वो इंडियन नेशनल लोकदल तब तक इंडियन नेशनल लोकदल थी जब तक वो चौधरी देवीलाल जी के विचारों पर चलती थी। अभी कोई नहीं है वहां पर। इंडियन नेशनल लोकदल से दिग्विजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला जी और अजय सिंह चौटाला जी को बाहर निकाल दिया, तो मैं नहीं मानता कि वो इंडियन नेशनल। तो सिर्फ इन 3 चेहरों को ही आप इंडियन नेशनल लोकदल पहले माना करते थे? कुशल नेतृत्व था शुरुआत, उसके बाद तो आप मान सकते हैं कितने 80% से ज्यादा नेता और कार्यकर्ता जा चुके हैं, और जो 10% और बचे हैं वो भी जल्दी हमारे साथ होंगे। और जो बाकी जो लोग बचे हैं उनकी जो इमेज है, जिस तरह की इमेज है, मैं ये मानकर चलता हूं जल्दी ये चुनाव चिन्ह जो चश्मे का निशान है और ये नाम है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको सीज कर देगा, क्योंकि 6% से भी कम वोट इन लोगों को मिलने वाली है। हिसार का जो इलेक्शन था मेयर का, उसे आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की जनता इंडियन नेशनल लोकदल के साथ तब तक थी जब तक वो चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा पर चल रही थी। और चौधरी देवीलाल जी की नीतियों पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला जी, जननायक जनता पार्टी चल रही है। चौधरी देवीलाल जी को अपना हरियाणा प्रदेश के ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष के ठीक है। सुखबीर जी, आपका किला तो अब घिर चुका है और आपकी पार्टी जो अलग हुई है, जो हिस्सा अलग हुआ है, वही अब आपको ओवरटेक कर रहे हैं। शुभेंदु जी, सर्वप्रथम तो मैं आपके हरियाणा न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को नववर्ष 2019 की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और अब बात करेंगे जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दया साहब ने और मेरे साथी प्रदीप जी ने जिस तरह से बात करी, सर्वप्रथम मैं बताना ये चाहूंगा, जींद जिला ना कि सिर्फ जींद विधानसभा क्षेत्र अपितु पूरा जींद जिला चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की कर्म भूमि रही है। और विषम और विपरीत परिस्थितियों में भी जींद जिले की अवाम ने हमेशा चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला का बहुत बेहतरीन साथ दिया है, और वही साथ इस चुनाव में भी दोहराया जाएगा। अब मैं जो बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय, उनसे मैं सवाल करना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं, जींद का किला आप कैसे बचाएंगे? जेजेपी ये कह रही है आपका तो वर्चस्व खत्म हो गया है, आपकी पार्टी। देखिए, आप कब तक ओपी चौटाला जी के नाम पर इलेक्शन में उतरेंगे? और इनकी भी बात का जवाब दूंगा। पहले जो भारतीय जनता नहीं, आपके लिए जो सवाल है पहले उनके जवाब दे दीजिए ना। चलो आप पूछिए। नहीं, वर्चस्व आप कैसे किला अपना बचाएंगे? अभी तक तो चलिए ये कहा जाता रहा आपने रहेगा, और कैसे रहेगा? पार्टी से अलग हो गए कुछ लोग। प्रदीप जी जो बात कर रहे हैं कि 6% की और 90% की, ये आने वाला वक्त बता देगा, तय हो जाएगा। निगम के चुनाव में निगम के चुनाव में भी मैं आ रहा हूँ, मैं निगम के चुनाव में भी आ रहा हूँ। ने टोक दिया में नोटा के साथ कंपटीशन चल रहा था। प्रदीप जी, मैं ये कह रहा हूँ, मैं निगम के चुनाव पे भी आ रहा हूँ, वो शुभेंदु जी ने मुझे टोक दिया। अब आप पहले जो दया साहब ने बात उठाई कि भाई इनका बहुत बढ़िया शासन है, उस पे मैं कहना चाहता हूँ, आज भी अखबारों में पढ़ा होगा, निरंतर पीछे बादली में भी, अगर इनका शासन इतना बढ़िया है तो ये बताएं कि हरियाणा का किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? और अगर इनका शासन इतना ही बढ़िया था तो फिर नगर निगम को जातिगत क्यों बनाया? और रोहतक में जो जातिगत पोस्टर लगे, क्या उनमें आज तक कोई गिरफ्तार हुआ? उसके बाद करनाल में जिस प्रकार से स्वयं मुख्यमंत्री जी ने जातिगत बयान दिया, अखबारों में जातिगत इस्तार आया और पंपलेट आए, ठीक है। उसके बाद अभी पिछले दिनों
सोशल मीडिया में चलिए, उसमें तो कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। खैर देखिए तंवर जी आप विषय से भटक रहे हैं। अगर देखिए आप विषय से भटक रहे हैं, आप चर्चा को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। अगर इन सब बातों का जवाब दें तो आप लोकसभा में, विधानसभा में जो आपका नेता बोला ना, जो गोली की भाषा बोले, उसका भी जवाब दीजिए ना। नहीं मैं विषय पे बोल रहा हूँ, मैं विषय पे बोल रहा हूँ, आप विषय पे बात करिए। नहीं, आपका बिंदु विषय नहीं है। देखिए हम सुनने के लिए नहीं बैठे। आप देखिए जीत विषय पे बात करिए। अगर आप बात करिए तो विधानसभा में अभय चौटाला की भाषा की बात करिए। आप अगर बात करिए से उसकी सामूहिक नहीं, तो जनता देख रही है, इस बात को देखती है जनता। जनता नहीं, एक मिनट दैया, बाहर नहीं जाऊंगा। अगर आप विषय से जाओगे तो मैं नहीं सुनने वाला। मैं कम से कम गलत बात नहीं बोलूंगा। आप प्लीड करिए जो आपसे प्रश्न करेगा। सुखबीर जी देखिए, सदन में क्या होता है और यहाँ देखिए बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। उन चीजों को छोड़ दीजिए। खैर, और आज का जो मुद्दा है जींद उपचुनाव को लेकर, और सीधा सा सवाल है, आपका जो किला है कैसे उसको बचा पाएंगे? मेरा बहुत सीधा सा सवाल है आपका। देखिए मैंने बताया जींद जिला चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला की कर्मभूमि रहा है, और जींद जिले की जनता का जितना प्यार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से और चौधरी देवीलाल की नीतियों से बनाई गई इंडियन नेशनल लोकदल से है, वो यथावत जारी रहेगा। अब जो प्रदीप जी ने सवाल नहीं, तो जो लगातार कार्यकर्ता टूटे हैं और जो टूट कर जा रहे हैं, चाहे विधायकों की भी बात हो, तो ऐसा क्यों है? तो पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर तो है ना। विधायक जींद से कौन सा विधायक टूट गया? नहीं, जींद से विधायक नहीं, मैं वैसे ओवरऑल आपकी पार्टी में से जो जुड़े विधानसभा क्षेत्र है, कोई विधायक टूटा तो बता दें। करसनवी ढाजी के पिताजी किस पार्टी से विधायक थे शायद आप भूल गए हैं। नहीं, मैं भूला नहीं हूँ। हाँ, और कृष्ण मिड्डा बीजेपी में आ चुके हैं। कोई व्यक्ति लोकतंत्र में अगर किसी अवसरवादिता के तहत किसी संगठन को ज्वाइन करता है, पार्टी से अलग हो जाए तो अवसरवादी हो जाए, पार्टी से अलग हो जाए तो अवसरवादी हो जाए। यदि आपकी पार्टी के साथ रहे, जो बात कह रहे हैं आप, जो कह रहे हैं, नहीं मैं वही उसी पर कहना। मैं टिकट बंटवारे से पहले दावे के साथ कहता हूं, इंडियन नेशनल लोकदल को जींद विधानसभा में कैंडिडेट भी नहीं मिलेगा। कैंडिडेट भी किसी अन्य विधानसभा का पैराशूट से उतारना पड़ेगा। ये तो चलो खैर अब आने वाला समय डिसाइड कर देगा। चलिए, जो प्रदीप जी जो बात कर रहे हैं, मैं इनसे दो सवाल पूछना चाहता हूं। नहीं, ऐसा कुछ स्वागत है, कोई नहीं शुभेंदु जी, स्वागत। तो नगर निगम में चुनाव में इन्होंने अपने आप को क्यों नहीं उतारा? जब अब ये बिना, चलिए वो छोड़ दीजिए, वो तो वो अलग विषय है, वो निगम चुनाव की बात नहीं। सुखबीर जी एक मिनट, वो विषय नहीं है, वो टेक्निकल चीज है। चलिए खैर, लेकिन इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, लेकिन आप तो ताल ठोक रहे थे, आप तो जीत का वादा कर रहे थे, आप तो कह रहे थे हम तो जीत जाएंगे, आप तो जीतने का दावा कर रहे थे, आप तो जीत भी नहीं पाए, आप कहीं रेस में नहीं थे। फिर नोटा के साथ रेस में थे ना, आप कहाँ थे? चलिए खैर छोड़िए, वो अलग विषय है, ठीक है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। एक मिनट, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। प्रदीप बोड़ा जी को वो जरा चर्चा में शामिल कर लेते हैं। प्रदीप जी, कैंडिडेट आपकी तरफ से, आप सबसे आगे निकल गए, कैंडिडेट आपने सामने ला कर खड़ा कर दिया है, और क्या लग रहा है अब कि कैंडिडेट सामने जल्दी लाकर क्या इसका बेनिफिट आपकी पार्टी और आपके कैंडिडेट को मिलेगा? देखिए शुभेंदु जी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। आज पूरे दिन की, आज 2 जनवरी 2019 की, जब से हमारे राष्ट्रीय लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब से कैंडिडेट का नाम घोषित किया है पंडित विनोद आसरी जी का, तब से ही पूरे न्यूज चैनलों के ऊपर यही खबर बनी हुई है। ये बिल्कुल एक, मैं कहूंगा कि जैसा कि पार्टी का नाम है लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, उसी आधार पर लोकतंत्र की बात करते हुए जाकि राजकुमार सैनी जी ने बिल्कुल, आप आज पार्टी के चुनाव की बात कर रहे हैं, हम तो नगर निगम चुनावों के अंदर भी चुनाव लड़ रहे थे, पांचों के पांचों निकायों के नगर निगम चुनावों के अंदर भी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ने चुनाव लड़ा। आज आसरी जी को बिल्कुल उनका नाम, सबसे पहले उनके नाम की घोषणा करके बिल्कुल खुशी की लहर के साथ, हम कहीं मुद्दों से भटकने की बात नहीं, जितना भी यहाँ पे 9 सालों के अंदर 5 साल कांग्रेस ने, 4 साल इंडियन नेशनल लोकदल ने जो भी यहाँ पे असमानता की लहर यहाँ पे फैलाई और बिल्कुल पिछड़ा कर दिया जींद के इस क्षेत्र को, पूरे प्रदेश की 90 की 90 विधानसभाओं के अंदर सबसे पिछड़ी विधानसभा जींद, हर तरीके से उन सभी चीजों को देखते हुए जिन मुद्दों के ऊपर राजकुमार सैनी जी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी काम कर रही है, जिन मुद्दों के साथ लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की पूरी 90 की 90 विधानसभाओं में जो लहर है, पूरे कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग जींद के अंदर ली गई, पूरे जींद विधानसभा की सभी कार्यकर्ताओं की मीटिंग के साथ सहमति से विनोद आसरी जी का नाम सहमत आया, विनोद आसरी जी के ऊपर उन्होंने घोषणा की, और बहुत ही मैं कहूंगा कि खुशी की लहर ये 28 जनवरी को भी रहेगी और
हमारा कैंडिडेट जीत के भी सामने आएगा। चलिए ठीक है, ये तो खैर जनता तय कर देगी। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता मनीष खटाना जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है मनीष जी आपका। देरी से आए लेकिन दुरुस्त आए। बहुत सारे सवाल यहाँ पर आपके लिए भी थे। कांग्रेस पार्टी के लिए भी ये कार्य क्षेत्र माना जाता है। कांग्रेस पार्टी एक लंबे वक्त से यहाँ पर काम कर रही है, कई बार जीती भी है यहाँ से कांग्रेस पार्टी, लेकिन फिलहाल में यदि समीकरण देखें तो जींद को इंडियन नेशनल लोकदल से जोड़कर अभी तक देखा जाता रहा और मौजूदा विधायक तक भी, लेकिन उसके बाद अब कितनी चीजें बदल पाई हैं और कांग्रेस पार्टी क्या इस बार वाकई में तैयार है 2019 के आगाज के लिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। 2019 का लोकसभा इलेक्शन भी और विधानसभा इलेक्शन भी, जिस मुद्दे को लेकर और जिस तरीके की राजनीति कर हरियाणा प्रदेश में और भारतवर्ष में भाजपा की सरकार बनी, लोगों के साथ जितने जुमले जितने वायदे करके ये सरकार आई और लोगों ने जो हसीन सपने देखे वो सभी टूटकर चकनाचूर हो गए। और जहां तक बात है इंडियन नेशनल लोकदल की, तो इंडियन नेशनल लोकदल का आप ही को पता है जिस तरीके से उनके परिवारवाद की जो राजनीति चरम सीमा पर पहुंची और एक ही परिवार में दो फाड़ हो गए, कार्यकर्ता खुद परेशान हो गया कि वो किस तरफ जाए। तो मुझे नहीं लगता कि आज हरियाणा में कांग्रेस के अलावा कोई और विकल्प लोगों के पास है, क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसा विकल्प है। अभी 3 राज्यों में चुनाव, 5 राज्यों में चुनाव हुआ और मात्र 10 दिन के अंदर मात्र 10 दिन के अंदर जिस तरीके से कर्जा माफ हुआ, किसानों को जो रिलीफ, शुभेंदु जी 1 मिनट, किसानों को जो रिलीफ मिला। हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है, 70% से ज्यादा की आबादी यहाँ पर कृषि पर आधारित है, गाँव में रहती है। तो किसानों का जो दर्द, पिछले 4.5 साल का कार्यकाल इस सरकार का पूरा हो चुका है लोकसभा का, एक भी प्रदेश में या देश में कहीं भी 1 रुपए भी अगर इन्होंने कोई किसान का कर्ज माफ किया हो, हाँ अगर कर्ज किसी का माफ हुआ है तो कॉर्पोरेट बड़े बड़े इंडस्ट्रियों का, घरानों का, उनका जरूर माफ किया जिन्होंने इनकी इलेक्शनों में मदद करी। नहीं, बीजेपी तो ये कहती है कि आपने जहां 3 राज्यों में आपकी सरकार बनी, आप जो कहते थे कि हम आएंगे तो किसानों का कर्ज माफ करेंगे, तो टर्म एंड कंडीशन के साथ आपने जो कर्ज माफी का ऐलान किया वो तो किसानों के लिए दुखदायी है। देखिए, राहुल जी ने एक बात कही थी कि 10 दिन से पहले और मात्र 3 घंटे के अंदर नहीं, तो स्टार अप्लाई पहले आप करते थे ना, स्टार अप्लाई कर देते कि इन चीजों के लिए आपको ये मेंशन करना होगा। देखिए, तो जनता उस वक्त वो तय कर लेती फिर। जो वहां पर पिछली सरकारें थी, अब आप यही चीज कहते हैं कि मोदी जी ने कहा था जी 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, इसीलिए जनता ने वोट कर दिया, तो ये वही चीज होगी ना। जो पिछली सरकारें थी वहां का जो राजस्व था, की बात कर रहे हैं, उस किसान को खून के आंसू कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा प्रदेश में रुलाए हैं, जमीन हथियाई है और प्राइवेट बिल्डरों को, किसानों की जमीन अधिग्रहण करके प्राइवेट बिल्डरों को देने का काम किया है और दर्जनों की संख्या में मुकदमे दर्ज हो चुके हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर। और ये एकता की बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, तो इनके प्रदेश अध्यक्ष को सरेआम सड़कों पर किस तरीके से पीटा गया था आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, मुकदमा आज भी दर्ज है। तो इस एकता की बात करते, क्या इस एकता के दम पर आप चुनाव जीतेंगे? तो निगम के चुनाव में आपने जो देखा है वो क्या आप भूल गए हैं? मैं तो एकमात्र बात कहता हूं कि हरियाणा प्रदेश की जनता करारा जवाब देगी और भारतीय जनता पार्टी को हराने का वादा सिर्फ दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में जननायक जनता पार्टी रखती है। चलिए ठीक है, जरा दहिया जी को भी जोड़ते हैं। दहिया जी, जरा ये बताइए कि आप अभी हाल ही में आपने 5 निगम के चुनाव जीते, तो अब इस जींद उपचुनाव के लिए आप इस रेस के अंदर किसको सबसे ज्यादा आप ये मानकर चल रहे हैं कि हाँ जी इस पार्टी से आपका कंपटीशन हो सकता है? इनेलो का गढ़ मानते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का भी वहां उस इलाके के अंदर प्रभाव है, नई पार्टियां भी इस वक्त मैदान में हैं जो कह रही हैं कि वाकई में हम डेंट करेंगे दूसरी पार्टियों को। किससे रेस है? क्योंकि मौजूदा वक्त में सरकार आपकी है और इसलिए ये सवाल वाजिब भी है। देखिए सबिंशु जी, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि चुनाव में सब पार्टियां समर में उतरेंगी, सब पार्टी चुनाव लड़ेंगी, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। मैं तो केवल इतना कहता हूं, आज हरियाणा में जिस तरह की सरकार भारतीय जनता पार्टी की चल रही है और जींद का चुनाव, निगम का चुनाव, उसका एक बड़ा टेलर आपने देख लिया, अभी जींद का चुनाव भी है। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि आज जो विपक्ष है, जो भी विपक्ष है, पहले विपक्ष की भूमिका तो निभाए। जो विपक्ष है अपने धड़ों में काबू नहीं आ रहा, इन लोगों के 2 फाड़ हो गए, उनमें ये फैसला नहीं हो रहा कि कौन असली मालिक कौन दूसरा मालिक है। दूसरी बात, इनेलो के असली मालिक आप पता है कौन है? इनेलो किसके पास है पता है? सुनिए, आप कैसी बात कह रहे हैं? इनेलो के मालिक का नहीं पता? इनेलो के मालिक अभी थोड़ी देर पहले प्रवक्ता बोल रहे थे जो देवीलाल की पार्टी के विचारधारा का था, असली पार्टी वो है। आपके प्रवक्ता बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा था, आपके प्रवक्ता बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। दूसरी बात,
हालात में आपको एक पता जवाब चलता दिया है, है। कांग्रेस के दो दड़े हैं, आपने जो बात कही उसका जवाब दिया है कि इंडियन नेशनल लोकदल उनका के कोई फैसला नहीं हो रहा। देखिए, आप सुनने की क्षमता रखिए, हैं। आप सुनने की क्षमता रखिए। सुनने की बात ही नहीं है इसमें। क्यों नहीं है आप बात? गलत बयानी बात कर क्यों रहे नहीं हैं। है? चलिए ठीक है, आप जरा दोनों आगे ही बढ़ते बोल हैं, रहे हैं, आगे मैं तो बढ़ते नहीं हैं, बोल ठीक है, रहा। एक मिनट। मैं तो आपके वो बात अलग को से बढ़ा रहा मिले हैं, हूँ, हम मुद्दे अलग को से आगे मिले बढ़ा हैं। रहा हूँ, ठीक है, आपकी एक बात मिनट, को आगे बढ़ा रहा हूँ। दूसरे हैं, दूसरा उनका ये बता देंगे दूसरा कौन है। मनीष खटाना जी अभी बोल रहे हैं, मैं उनको तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि उनकी समृद्धि ये है कि दोनों में से तय करो लीडरशिप किसकी रहेगी। अभी पीछे भी निगम के चुनाव में इन्होंने एक बार सिंपल पे लड़ने की बात करी थी, दूसरे दिन सिंपल छोड़ रहे थे। आपने इनेलो की मैं बात दोनों की बोल रहा हूँ। आप तंवर जी, आप तो बेकार दोनों की बात बोल रहे हैं। आपने कहा कि इनेलो का मालिक कौन है, मैंने इस बात में जवाब आप दिया। सुनने की शक्ति रखो तो नहीं, मैं दैया इतना जी, बोलता हूँ। सुनने की भारतीय शक्ति की जनता बात ही नहीं पार्टी है। के पास में स्पष्ट नीति नहीं, है, सभी को स्पष्ट सुनना दिशा होगा ना। है। ठीक है, प्रदेश एक की मिनट। जनता को दैया जी। ईमानदारी से प्रदेश में सरकार बनाने का चलाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। विपक्ष क्या आज कोई विपक्ष की भी भूमिका विपक्ष की जगह पे नहीं है, और उस समय से मेरा मैं सवाल मानता हूँ कहीं दैया ना जी, कहीं दैया परसेप्शन जी, खड़ा है। दैया जी, इतना समय रहा जींद के अंदर, आप कह रहे हैं कि इतना विकास हमने कर दिया, तो जींद के अंदर आखिर क्यों तस्वीर नहीं बदल पा रही है? जनता के दिल तक नहीं उतर पा रहे हैं क्या जींद के अंदर? शुभेंदु जी, आपके मैं माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूं। इसी में जोड़ना चाहते हैं। देखिए, अभी प्रश्न मेरे से तंवर जी, आपसे प्रश्न मैं आपसे नहीं कर रहा हूं, मैं शुभेंदु जी के माध्यम से प्रश्न कर रहा हूं। भाई मेरे इनका प्रश्न, आप डिबेट में आ रहे हो कि उंगली उठाने आ रहे हो? पहले उनका प्रश्न का जवाब तो मैं दूं। दैया जी, ठीक है, इसी के साथ जुड़ा हुआ था, इसलिए नहीं, आप बाद में देखिए, आप जितने अपनी ठीक है, ठीक है, शालीनता से बात करें, मैं शालीनता से जवाब दूंगा। दैया जी, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि बात जींद की भूमि की नहीं है। अभी मेरे साथी जैसे प्रवक्ता ने जो बात बताई कि पब्लिक में इनका, जैसे इन्होंने बोला पब्लिक में हम, पब्लिक हाथ हमारे साथ है जींद की, मैं कहता हूं पब्लिक हमारे साथ भी जींद की, ये तो तय करेगा परिणाम चुनाव। मैं इतना कहना चाहता हूं कि हरियाणा में सब जगह बराबर का विकास हुआ है। अगर जींद के विकास की लंबी लिस्ट में दूं उससे लंबा समय लगेगा, आपका भी समय खराब। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो काम भी वहां किए हैं जो वहां के आज हमारे विधायक हमारे बीच में नहीं है, हमारे विधायक बीच में नहीं है। उन्होंने जो विधानसभा में जो बात रखी थी भारतीय जनता पार्टी ने, नहीं उन तो विधायकों के देखिए, आप ये कह रहे हैं, चलिए मैं आपकी बातों पर ही जाता हूं। दैया जी, मैं आपकी बातों पर ही जा रहा हूं। मैं अगर एक बार आपकी बातों पर ही चला जाऊं कि आपने इलाके में विकास किया, ठीक है, एक मिनट प्रदीप जी, यदि आप कहते हैं कि इलाके में विकास किया तो जनता आपको स्वीकार क्यों नहीं कर पा रही है? एक्सेप्टेंस नहीं है ना जनता के बीच में। बात तो वही है कि आपको प्रतिनिधि बनाने के लिए तैयार ही नहीं है जनता। निगम के 5 जो चुनाव हुए थे वो एक्सेप्शन नहीं थी क्या? वो स्वीकार्यता नहीं थी क्या? और अब जो जींद का चुनाव है उसमें आप देख लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करेंगे। दूसरा विकल्प आज हरियाणा की प्रदेश के जनता के पास में बिल्कुल जिस तरह की स्पष्ट नीति भारतीय जनता पार्टी की ईमानदारी और पारदर्शिता की सरकार है, नौकरियों में ईमानदारी है, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी को ही स्वीकार करेंगे लोग। नहीं, बार बार ये भी कहा जा रहा है कि यदि आप किसी, जैसे कृष्ण मिड्ढा जी का नाम की चर्चा चल रही है, तो बीच में चर्चा ऐसी भी चली कि अपना कैंडिडेट बीजेपी का पास नहीं है, इसलिए दूसरे कैंडिडेट फिलहाल हायर किए जा रहे हैं। देखिए, मैं इस बात पर सहमत नहीं हूं। मैं आपको बता दूं, चुनाव किसी भी पार्टी, हालांकि डिक्लेयर अभी तक नहीं है कि कौन कैंडिडेट होगा। वो चुनाव पार्टी ने तय करना है। किस उम्मीदवार के साथ में, किस उम्मीदवार की नीति पे, किस पार्टी की नीति पे कौन खरा उतरता है, कौन उसकी विचारधारा से जुड़ता है, ये इस तरह की जो बातें हैं ना, ये चुनाव के बाद भी, चुनाव के पहले भी ये राजनीतिक दलों में चलती है। ठीक है, जरा जल्दी से रिएक्शन लेते हैं। मैं आता हूं प्रदीप जी। बीजेपी प्रवक्ता की बात का जवाब देना चाहता हूं। आज तो ये जींद हितैषी बात कर रहे हैं, परंतु मैं इनसे पूछना चाहता हूं, हरिचंद मिड्ढा जी जो स्वर्गवासी हैं उनको नमन करता हूं, परंतु वो बुजुर्ग होने के नाते जब अपील करते थे कि मेरे हल्के में विकास होना चाहिए, तो द्वेष भावना के तहत भारतीय जनता पार्टी ने काम किया और कोई भी विकास कार्य नहीं किया। स्वयं हरिचंद मिड्ढा जी जो चलने में भी सक्षम नहीं थे अच्छी तरह से, वो बीमार भी थे और उनको चोट भी लगी हुई थी, वो सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाते रहे, फाइलें लेकर। कोई भी कार्य भारतीय जनता पार्टी ने नहीं होने दिया क्योंकि वो विपक्ष के विधायक थे, और उन्हीं स्वर्गवासी हरिचंद मिड्ढा जी के बेटे कृष्ण मिड्ढा को ज्वाइन करके अब ये विकास कार्यों की बात करते हैं। जींद की जनता को सब पता, आप जींद में जाकर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरह द्वेष भावना से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। देखिए, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप ही बताइए, पैमाना गलत है। भारतीय जनता पार्टी हरिचंद मिड्ढा एक सवाल का जवाब देंगे, सुखबीर और प्रदीप जी भी हमें चर्चा में रहते हैं, मनीष जी के पास भी आऊंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जरा इन बातों को लेकर चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, और बात जींद उपचुनाव की है, क्योंकि जींद उपचुनाव को लेकर
सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत के साथ इस वक्त मैदान में है। हालांकि एक पार्टी की तरफ से तो कैंडिडेट सामने आ चुका है, लेकिन बाकी सभी इस वक्त विचार कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से भी कल जो चुनाव समिति की बैठक है वो होनी है, उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि शायद कुछ फाइनलाइज हो सके। कांग्रेस पार्टी भी लगातार ये कह रही है कि अपना कैंडिडेट हम जल्द से जल्द उतारेंगे, और इंडियन नेशनल लोकदल के भीतर भी कशमकश चल रहा है कि आखिर किसको उतारा जाए, क्योंकि दो चीजें हैं। गठबंधन में प्रदेश के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल बसपा के साथ है, तो क्या इस सीट से बसपा को भी मैदान में उतारा जा सकता है, बसपा के कैंडिडेट को, या फिर इंडियन नेशनल लोकदल खुद इस सीट से अपने ही कैंडिडेट को चुनाव के अंदर लड़ाएंगे, या जनता की तरफ से, क्योंकि जो बार बार ही कहा जा रहा है कि कौन आखिर सामने आएगा, क्योंकि जननायक जनता पार्टी भी पूरी तरीके से कह रही है कि नहीं जी, इस बार हम दूसरे राजनीतिक दलों पर डेंट करेंगे। चलिए जरा चर्चा की एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। यहाँ मनीष कर्नाटन जी से बात कर लेते हैं। मनीष जी, क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के जो इतने बहुत सारे चेहरे हैं, 3 राज्यों के अंदर हमने जो निष्कर्ष देखा तो उसमें कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता हुआ नजर आया, लेकिन हरियाणा में आपको लग रहा है कि ये समीकरण काम आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे चेहरे हैं? देखिए, आप जो बात कर रहे हैं 3 राज्यों में, 3 राज्यों में जो बहुमत मिला, लोगों ने कांग्रेस के प्रति दोबारा आस्था दिखाई और कांग्रेस ने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जीत दर्ज करी। उसका सबसे बड़ा मुद्दा, उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि भारतीय जनता पार्टी ने जो झूठ और जो जुमले की सरकार, जो बयानबाजी, जो लोगों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने का काम करा, और 4 साल के कार्यकाल में एक भी वायदा, 154 वायदे इन्होंने जो चुनाव एजेंडे में, मैनिफेस्टो में किए, उसमें से एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ। चाहे बात आम आदमी की हो, गरीब की हो, किसान की हो, मजदूर की हो, खिलाड़ी की हो, महिलाएं की हो, किसी भी व्यक्ति का, कहीं भी किसी भी समुदाय का कहीं भी फायदा पहुंचाने का काम इस सरकार ने नहीं करा। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अगर कहीं तक सीमित रही तो बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों तक सीमित रही, जिनका इन्होंने काम करा, जिनके कर्जे माफ करे। चलिए ठीक है, किसान, ठीक है, व्यापारी, राज्यों के अंदर तो ये चीजें हैं, लेकिन हरियाणा के अंदर ऑप्शन कौन बनेगा? यदि सरकार ने काम नहीं किया है, ऐसा विपक्ष मानता है, तो ऑप्शन कौन बनेगा? क्योंकि 2 नए राजनीतिक दल भी हैं, जननायक जनता पार्टी भी है और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी भी है। प्रदीप हुड्डा जी, ऑप्शन बनेंगे, बन सकते हैं? आपको लगता है कि जनता सपोर्ट करेगी? बिल्कुल सर, ऐसा बिल्कुल क्लियर हो चुका है। देखिए, हमारी तैयारी बिल्कुल पूरी है, और जैसा कि हमने सबसे पहले कैंडिडेट डिक्लेयर किया, हमारी तैयारी आज से और जोरों पे शुरू हो गई है। अब मान के चलिए निश्चित तौर पे जींद का चुनाव बहुत अच्छे मार्जिन से हम लोग जीतेंगे। कारण है, उसका कारण है, अभी जो भाई मनीष जी बता रहे थे कि जनता के पास, जींद की जनता के पास कांग्रेस के अलावा विकल्प नहीं है। अरे आज तक 25 साल यानी कि 5 योजना कांग्रेस ने तो काम किया, वहां पे कांग्रेस ने काम किया। अगर विकल्प कांग्रेस होती तो लोग कांग्रेस को पछाड़ते नहीं। रही बात इंडियन नेशनल लोकदल की, इंडियन नेशनल लोकदल का तो हाल ही बहुत बुरा है। इंडियन नेशनल लोकदल के 2 फाड़ हो गए, और आज वो उसी समस्या पे जूझ रहे हैं कि चौधरी देवीलाल जी की नीतियों पे जनता जननायक पार्टी चल रही है, या चौधरी देवीलाल जी की नीतियों पे इंडियन नेशनल लोकदल चल रही है। और जनता को इतना गुमराह किया गया, जैसा कि गुंडागर्दी रही या जितने भी तांडव हुए, सबके अंदर जातिवाद का उन्होंने वहां पे बखान किया, सब चीजों का बखान किया। अब वो कह रहे हैं कि चौधरी देवीलाल जी की नीतियों पे हम लोग काम कर रहे हैं। चौधरी देवीलाल जी की नीतियों के ऊपर अगर आपकी पार्टी काम करती तो पार्टी के अंदर 2 फाड़ नहीं होते, पहली बात। दूसरी बात ये, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार, देश में सरकार, लेकिन बहुत सारी ऐसी कमियां, मैं हरियाणा प्रदेश की विशेषकर बात करना चाहूंगा कि एक ढीली ढीली सरकार जो कह सकते हो, जिसका कोई सर्वाई नहीं है। मुख्यमंत्री के तौर पे कोई बंदा सीट पे तो बैठा है, पर कोई चलाने वाली कोई शख्सियत नहीं है जिसको मुख्यमंत्री आप कह सके कि हाँ, प्रदेश का मुख्यमंत्री स्तर पे काम कर रहा है। और यही हाल इंडियन नेशनल लोकदल का रहा, यही हाल जेजेपी का है। राजकुमार सैनी जी किस पार्टी से सांसद? राजकुमार सैनी जी सांसद बनने के 8 महीने बाद, राजकुमार सैनी जी सांसद बनने के 8 महीने बाद इस्तीफा दे चुके हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई ऐतराज हो तो राजकुमार सैनी जी को निकाल दे। क्यों नहीं निकालती भारतीय जनता पार्टी राजकुमार सैनी जी? सुनिए, ये प्रदेश स्तरीय चैनल है। राजकुमार सैनी जी राष्ट्रीय स्तरीय चैनलों पर बिल्कुल मीडिया के सामने, अखबार, टीवी, सभी जगह ओपनली बता चुके हैं। 8 महीने के बाद राजकुमार सैनी जी, जो उन्होंने जिस मकसद से, जिस तरीके से, जिन नीतियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ लगे कि हरियाणा प्रदेश के अंदर सुशासन आएगा, हरियाणा प्रदेश के अंदर शांति रहेगी। बीजेपी ये नहीं कर रही है, बीजेपी नहीं कर पा रही है, राजकुमार सैनी जी के पार्टी से प्रवक्ता हैं। मैं अपने भाई का बड़ा आदर सत्कार करता हूं, बड़ी अच्छी बातें करी आपने, जातिवाद की राजनीति। मैं आपसे पूछना चाहता हूं और इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं
पिछले 4 साल के कार्यकाल में जिस पार्टी के नेतृत्व में आपके राजकुमार सैनी जी सांसद बने, उन्होंने कौन सी ऐसी मिसाल पेश करी अपने लोकसभा क्षेत्र में काम को करके कि जनता उनको वोट करे? आप मेरे को एक मिनट, जब आप बोल रहे थे, जब आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था, मेरी सुन लो आप, मैं सिर्फ 30 सेकंड लूंगा। आपके सैनी साहब को मौका दिया भारतीय जनता पार्टी ने सांसद बनने का, वो सांसद बने, जिस क्षेत्र के वो सांसद बने वो वहां पर स्वास्थ्य, चिकित्सा और लोगों के रोजगार की बात करके वो ये कहे कि मैंने ये काम करा। हाँ, अगर उन्होंने कोई काम करा तो एक काम करा, हरियाणा जहां भाईचारे का जो नाता था, जहां हमेशा 36 बिरादरी का नारा था, वहां 35 बिरादरी का नारा आपके सांसद ने दिया। खटाना जी, आज विषय नहीं है, आज वो विषय नहीं है, आज वो विषय नहीं है। चलिए ठीक है, जरा आगे बढ़ते हैं, ये आज का विषय भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप मेंबर पंचायत बन के दिखा देना, आपको चैलेंज कर रहा हूँ मैं, आप मेंबर पंचायत का चुनाव नहीं जीतेंगे कभी। लोकसभा में हुआ है आपने भाईचारे को खराब करने मनीष कटाना जी, ठीक है, प्रदीप बोड़ा जी, कुरुक्षेत्र जाके आप कुरुक्षेत्र के बारे में नहीं जानते, ठीक है, कुरुक्षेत्र के अंदर बहुत विकास करा, सुखबीर तंवर जी, जनता की बातें उठाने के लिए सरकार के हलक में डंडा दिया। अच्छा सुखबीर तंवर जी, एक सवाल मैं आपसे यही करना चाह रहा था कि आपका गठबंधन है प्रदेश में बसपा के साथ, तो इस इलेक्शन में क्या ये अभी तक तय हो पाया, क्योंकि आप हमेशा से अब साझेदारी के साथ और पूरी बैठक के बाद ही ये तय करते हैं, तो क्या अभी तक कोई ऐसी बातचीत हो पाई है बसपा के साथ कि कौन इलेक्शन में किस पार्टी का कैंडिडेट उतरेगा? निसंदेह इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का चट्टान की भांति गठबंधन है, और कल एक आध दिन में इसका फैसला हो जाएगा कि कौन उतरेगा कौन नहीं उतरेगा। ये बड़े नेतृत्व के विषय का सवाल है, लेकिन मैं जवाब देना चाहूंगा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो एक तकरीर करी। सिर्फ मुझे ये बता दें कि हाई कोर्ट में जाने से पहले जो चुनाव ड्यू था, वो भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव से जो 5 स्टेट में जो चुनाव हुए और जहां भारतीय जनता पार्टी 5-0 से हारी, उस चुनाव के साथ ये उपचुनाव क्यों नहीं करवाया? दूसरी बात, ये कह रहे थे कि भाई कैंडिडेट नहीं है, जो इस तरह की बात कर रहे थे। मैं तो ये कहता हूं कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, हरियाणा में इन्होंने ये किया था, ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है, अभी कुछ दिन पहले 3 विधायक और 1 मंत्री ने मनोहर लाल खट्टर जी के जो क्रियाकलाप रहे, जिस प्रकार से वहां स्थानीय विधायक को अपमानित किया गया, इनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अब जिन जिन भानुमति के ईंट रोड़े इन्होंने इकट्ठे किए थे, अब वो इनके बैग से निकलने के लिए आतुर हैं और निकलेंगे, सुन लेंगे, और भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में अपनी औकात का पता चल जाएगा। नहीं, आपके टच में है क्या? आपको कैसे लग रहा है कि वो छोड़ेंगे? अरे आपके सामने कह रहे हैं, ये तो परिस्थिति बन रही है ऐसी, और नहीं तो कौन करता है? INLD के संपर्क में 1 मंत्री और 3 विधायक चलिए ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं, कर रहे हैं, सरेआम कर रहे हैं, देखिए बोल रहे हैं। तंवर जी, मैं आपकी तीनों बातों को जवाब दूंगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों में सब चीज़ संभव होती है। किसी बात को हम बहुत ईगो बनाकर नहीं चलना चाहिए, और हम प्रवक्ता हैं, प्रवक्ता का एक दायरा भी होता है। मैं जो आपको कहना चाह रहा हूँ ध्यान से सुनिए, जो लोग आपने चुनाव की बात करी, वो चुनाव आयोग तय करता है। सरकार कोई भी हो उसमें सिफारिश भेजती है, एक बात सुन लीजिए। दूसरी बात में जो सिफारिश नहीं भेजी ना, ये बात मान रहे हैं, सिफारिश नहीं भेजी ना, आप और उसके प्रमाण नहीं है, नहीं, मेरे को इसका मतलब ये है कि सिफारिश नहीं भेजी। जी, मैं आपसे अदब से कह रहा हूँ, लेट मी फिनिश नाउ। इट्स ओके, यू कैन फिनिश, बट मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया ना, लेट मी नॉट डिस्टर्ब मी। मैं सेकेंडली आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने जो बात कही, पहले उनकी जवाब तो ले लो। आपने कहा कि भाई कहीं की ईंट कहीं का भानुमति का रोड़ा। पहली बात तो आपको ये कहने से पहले सोचना चाहिए कि हम किस प्रदेश की जनता के साथ राजनीति कर रहे हैं। जो इस दल में आया उस दल में, ये सब राजनीतिक दलों की प्रक्रिया है, ये हमारी नहीं है, ये कांग्रेस की भी है, इन लोगों की भी है, आपकी भी है। इनमें भी जब मेरे साथी बोल रहे थे, अच्छे प्रवक्ता अच्छे साथी आएंगे तो उनका भी ये स्वागत करेंगे। ये हरियाणा की जनता है, उसे ईंट रोड़े से मत जोड़ो। हरियाणा की जनता का अधिकार है, जिस जगह चाहे वोट डाले, जिस पार्टी जाए चुनाव लड़े। आपका पहली बात तो ये संयम मत खो।
हरियाणा की जनता ईंट रोड़े के माफिक नहीं है। वो हरियाणा की जनता नहीं, हरियाणा की जनता नहीं, आपने जिस प्रकार से इकट्ठे किए, मैंने नहीं कहा हरियाणा की जनता की बात नहीं कर रहा हूं, आपने इकट्ठे किए। जनता को अधिकार है, वोट देने का भी अधिकार, चुनाव लड़ने का भी उनका दैया जी, उनका रही बात। कहने का मतलब दूसरी ये बात है मैं आपको कह रहा हूँ, पता है इनको मैं क्या कह रहा हूँ, ये बात दूसरी बात मैं कह रहा घुमाना चाह रहे हूँ, हैं। जिन तीन विधायकों ने कॉन्फ्रेंस करी है, मंत्री अपनी को मत बात भूलो, रखी है, मैं मंत्री सहमत नहीं है करता उनके हूँ, साथ। आप नहीं सहमत कर सकते, मैं अपनी पार्टी के लिए स्वीकार करता हूँ। उन विधायकों से कोई बात होगी, किसी बात पर उनकी बात होगी, बात होगी, ये केवल भारतीय जनता पार्टी है, बात होगी, भारतीय जनता पार्टी है, बात जिसके होगी। विधायक को भी, कार्यकर्ता को भी मुख्यमंत्री जी, साफ बोलने की मुख्यमंत्री अधिकार जी है। एक आपकी क्षेत्र पार्टी में में जा रहे हैं, आपकी पार्टी में तो स्थानीय विधायक को वहां में नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बात होगी। आपके भाई हद है। कार्यकर्ता चलिए, ठीक है, ठीक है, इनकी बात सुनो, आप किस तरह से कार्यकर्ता लोग व्यवहार करते हैं। ठीक है, एक मिनट, बहुत आराम से, ठीक है, जरा प्रदीप जी। शुभेंदु जी, जो अभी चुनाव हुए, इस तरह की बहस से कोई रिजल्ट तो निकलने वाला नहीं है। मैं दोनों प्रवक्ताओं से निवेदन करूंगा, कृपया शांति बनाए रखें। अभी हाल में जो 5 मेयर के चुनाव हुए, नगर निगम में चुनाव हुए, उसमें आप रिजल्ट देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो अपने कुशासन के लिए हरियाणा प्रदेश में बहुत अच्छी तरह से जानी जाती, 4 साल के दौरान 3 बार बड़े दंगे हुए, सैकड़ों की संख्या में निहत्थे छात्रों पर, किसानों पर गोलियां चलाई, सरेआम मैं कहूंगा कि ये हत्या, ये प्रत्यक्ष रूप से हत्याएं कराएगी मासूम लोगों की। ऐसा कुशासन होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी क्यों जीती? क्योंकि विपक्ष नहीं था। राजकुमार सैनी जी की पार्टी ने भी चुनाव लड़ा, इंडियन नेशनल लोकदल बसपा गठबंधन ने भी चुनाव लड़ा और कांग्रेस पार्टी ने भी अपने कैंडिडेट उतारे, परंतु ये विकल्प के तौर पर नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी को इन लोगों ने सत्ता परोसकर, ये मेयर की कुर्सियां थाली में परोसकर सौंप दी, परंतु क्योंकि पहली बार जननायक जनता पार्टी चुनाव में उतर रही है और एक अच्छे विकल्प के तौर पर दुष्यंत चौटाला जी अब आने वाला समय साफ छवि के, सर लेट मी कंप्लीट, साफ छवि के ईमानदार जो विजन के साथ रोजगार की बात करे, स्वास्थ्य की बात करे, शिक्षा की बात करे, किसान की बात करे, सेना के जवान की बात करे और सभी समस्याओं के साथ साथ उनके समाधान की भी बात करे। जैसे दुष्यंत चौटाला जी ने अपनी पूरी ग्रांट यूज की, उनकी अटेंडेंस देखिए, उनका विजन देखिए, तो वो देश के ही नहीं 270 के श्रेष्ठ सांसदों में भी चुने गए हैं। ऐसे नेताओं के कंपटीशन किस पार्टी से आप मानते हैं इस चुनाव के? हमारा मानना है जो अभी मेयर के चुनाव हुए हैं उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा गठबंधन भी अपनी साख खो चुका है और राजकुमार सैनी जी की पार्टी का तो मैं कहता हूं कोई जनाधार वजूद ही नहीं है। मैं बात ही नहीं करना चाहता क्योंकि जिसने हरियाणा प्रदेश को जला दिया। सर लेट मी कंप्लीट, एक अच्छा वक्ता होने के साथ साथ एक श्रोता होना जरूरी। सर लेट मी कंप्लीट, आपको मौका मिलेगा। हरियाणा प्रदेश को जलाया, हरियाणा प्रदेश को जलाया, उसी इंडियन नेशनल लोकदल की एक टांग है। हरियाणा प्रदेश को जलाने का श्रेय और जब हरियाणा प्रदेश जला, भारतीय जनता पार्टी के रूप में आप लोग सुनिए कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से किसानों को लूटा, जब हरियाणा प्रदेश जला उस समय इंडियन नेशनल लोकदल का बहुत बड़ा हाथ रहा। वो अलग विषय, ठीक है, इंडियन नेशनल लोकदल का और देखिए नीतिगत मुद्दों पर बात होनी चाहिए। मैं बात करूंगा, देश हमारा जो विजन है, मैं एक मिनट सुनिए, ठीक है, प्रदीप जी, मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल ये है कि कंपटीशन इस चुनाव के अंदर किसको मानते हैं? ये सवाल पे जवाब दे नहीं सकते। पार्टी को पटकनी देंगे, भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देंगे और बाकी संगठनों की जमानत जब्त होगी, मैं दावे के साथ। और मैं आपसे दावा करता हूं, आपके सुनिए देशबंधु सुनिए, मैं जरा प्रदीप जी को आपके चैनल पे बता रहा हूं, बिल्कुल यही बात होने वाली है। ये जेजेपी इस चुनाव के अंदर मिलेगी नहीं। क्यों? कारण है, देखिए मैं बताता हूं आपको। ये जितने बवंडर बता रहे हैं ये इंडियन नेशनल आप देख लीजिए 8% वोट, कितने परसेंट वोट है? अच्छा ठीक है, वोटों की बात है, वोट परसेंट मैं दिया जी आता हूं आपको, मैं आता हूं सुबीर जी एक मिनट। और दिलेरी देखिए, ठीक है, पहले इस लायक तो बनो, इस लायक तो बनो सुरक्षा पार्टी के लोग आपको चुनाव में सीरियस ले, ठीक है, आपको तो सीरियस सांसद राजकुमार सैनी जी की मुहिम के ऊपर काम करने के लिए, ठीक है, ठीक है, एक मिनट प्रदीप देशवाल जी, ये जेजेपी आखिरी में घूम फिर के इसका कोई जनाधार नहीं होगा लोगों को गुमराह करने का। और एक बात बताइए, मैं आपसे एक लास्ट बात करना चाहूंगा। कोई भी एक सवाल पूछे, मैं आपसे बिल्कुल सीधा सवाल पूछता हूं, क्या जरूरत पड़ गई दुष्यंत चौटाला को पार्टी बनाने की? क्यों जरूरत पड़ गई? अगर दुष्यंत चौटाला, सुनिए, अगर दुष्यंत क्यों बनाएंगे क्या? आपको दुष्यंत चौटाला को अगर देश की और समाज की सेवा करनी थी
प्रदेश की सेवा करनी थी तो वो सांसद है, वो करिए काम, क्योंकि वो मुख्यमंत्री की रूप है। बताना चाहता हूं कि शायद ये आपका मानसिक विकास हुआ, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़के पार्लियामेंट। चलिए ठीक है, वो अलग विषय है, पर्सनल नहीं, पर्सनल नहीं। ठीक है, एक मिनट बोड़ा जी और देशवाजी ठीक है, देशवाजी प्लीज, ये ठीक है, बहुत कम समय, बहुत कम समय, जल्दी से सभी खास मेहमानों को। एक मिनट, मैं खटाना जी आपसे भी ये सवाल करना चाहता हूँ। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, देशवाजी हो गया, ठीक है देशवाजी, अरे हो गया सर, ठीक है खटाना जी जरा आखिर, ठीक है बोड़ा जी, ठीक है हो गया, बोड़ा जी प्लीज एक मिनट, देशवाजी प्लीज हो गया, ठीक है बोड़ा जी एक मिनट, बोड़ा जी हो गया। मनीष खटाना जी, सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी, क्योंकि हमने उपचुनाव देखा, उपचुनाव के अंदर प्रदेशाध्यक्ष ये कहते हैं कि नहीं जी हम पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़वाना चाहते थे, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं होने दिया, आलाकमान तक गलत मैसेज पहुंचाया। लेकिन हुड्डा साहब कहते थे कि नहीं जी पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ना ही सबसे अच्छा रास्ता है। तो इस चुनाव के अंदर आपसी तालमेल जो है बड़े नेताओं का, क्या वो बन पाएगा? क्योंकि इसका नुकसान तो हमने देख लिया उपचुनाव के अंदर। देखिए, कांग्रेस पार्टी एकत्रित है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सभी, चाहे वो यूथ कांग्रेस हो, चाहे एनएसयूआई हो, चाहे महिला कांग्रेस हो, चाहे प्रदेश कांग्रेस हो, चाहे सेवा दल हो, सभी लोग एकत्रित होकर काम कर रहे हैं। और इस जींद के उपचुनाव में आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में वहां जीत हासिल करेगी, क्योंकि 10 साल का कार्यकाल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में किसान, मजदूर, व्यापारी, आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जिक्र कर रहे हैं, सभी अशोक तंवर जो काम कर रहे हैं, जो प्रदेशाध्यक्ष है, संगठन का काम कर रहे हैं, संगठन अपना काम करेंगे, जिनके नेतृत्व में चुनाव होना है उनके नेतृत्व में चुनाव होगा, चुनाव जीतेंगे। और किनके नेतृत्व में होगा? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में होगा? किनके नेतृत्व में? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में आप चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, सभी पार्टी के नेतृत्व, आप ये मानते हैं नेतृत्व में चुनाव होगा। हाँ। और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा कांग्रेस पार्टी के द्वारा। जिम्मेवारी है जींद का उपचुनाव। मेरा सवाल आपसे सीधा सा है खटाना जी, मेरा सवाल आपसे सीधा सा है, कांग्रेस पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में क्या चुनाव लड़ने जा रही है? 2019 का चुनाव भी उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे और जींद का उपचुनाव भी उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। चलिए, पार्टी आलाकमान की तरफ से निर्देश दे दिया गया, पार्टी आलाकमान की तरफ से निर्देशित है, या आप कह रहे हैं ये पार्टी का स्टेटमेंट है या सिर्फ आपका पार्टी का स्टेटमेंट भी बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा। पार्टी का स्टेटमेंट आपके सामने आ जाएगा। और यानी कि आप बोल रहे हैं तो औपचारिक तो है ही ना? नहीं, यूथ कांग्रेस की पार्टी से आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो यानी कि आप बोल रहे हैं तो औपचारिक तो है ही ना? ये इसके लिए काम करेंगे। चलिए ठीक है, यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही सर्वे सर्वा है इस वक्त, ये मान लीजिए उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। ठीक है, नेतृत्व में हारे तो आप स्वीकार करेंगे भूपेंद्र सिंह। चलिए ठीक है, खैर वो छोड़ दीजिए। ठीक है, सुखबीर तंवर जी को, ठीक है जरा समय कम है। ठीक है सुखबीर तंवर जी, जल्दी से रिएक्शन, ठीक है बहुत जल्दी से। सारे प्रवक्ताओं से अलग अलग सवाल है। नहीं सवाल नहीं, अब तो बस आप ये बताइए कि कैसे अपने किले को बचा पाएंगे, बस सीधी सी बात। चौधरी देवीलाल की विचारधारा का प्रतीक जो हमेशा संघर्ष किया, SYL के मुद्दे को दुष्यंत जी ने क्यों छोड़ा? दूसरी बात यह है कि दुष्यंत जी ने नगर निगम चुनाव जो कहा ही जा रहा है कि इस वक्त NLD के पास कोई प्रवक्ता नहीं है। ठीक है, एक मिनट, बहुत जल्दी से खत्म कीजिए, बहुत कम समय। तंवर जी नीति बताइए, बस नीति। दूसरी बात, लोक सुरक्षा पार्टी ने हमेशा, जब से ये एक अवसरवादिता देख रहे हैं जातिवाद की करके, 35-36 में क्यों बांटा? और कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं खटाना जी से पूछना चाहता हूं कि पूछने का तो समय चला गया सर, तंवर साहब पूछने का समय चला गया, पूछने का समय चला गया। ठीक है, जरा बहुत कम समय, दैया जी जल्दी। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो चुनाव जींद का है, अभी आपने हमारे साथी प्रवक्ताओं की बात सुनी है, किसी भी पार्टी का आज विपक्ष में कोई विजन नहीं है, कोई इनका नीति नहीं है, कोई नियत नहीं है, केवल जनता को गुमराह करके, जनता को इनके आपस में अभी ये नहीं पता कि कौन असली चेहरा, कौन नकली चेहरा, कौन उतरेगा, कौन आएगा, कौन जाएगा, किस पार्टी का क्या सिंबल होगा। अब सुनिए प्लीज, आप सब पार्टी आप ये झूठी ढकोसले वाली पार्टी को लोकतंत्र पार्टी के साथ सुनिए, माफी के साथ सभी प्रवक्ताओं को रोकना चाहूंगा, समय ज्यादा इजाजत नहीं देता है चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में जुड़कर अपना समय देने के लिए। लेकिन जींद का ये उपचुनाव बेहद दिलचस्प है, क्योंकि राजनीतिक दल पूरी ताकत के साथ इस वक्त मैदान में है, लेकिन विजय किसको मिलती है ये देखना होगा। पेशकश में फिलहाल बस इतना ही, नमस्कार।